हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं 2022 के उन सबसे प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए निर्णयों के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप चाहे यूपीपीसीएसजे का एग्जाम दे रहे हों या छत्तीसगढ़ दे रहे हों और जनरल रूप से आपको 2022 का साल अंत चल रहा है, साल के अंतिम दिन चल रहे हैं, तो आपको सबसे प्रमुख जो निर्णय दिए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो हमें उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2022 में दिए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में। चलिए हम देखते हैं पहला केस क्या है। पहला केस है जैकब पुल्ले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस आया था कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। कोविड फिर से आ रहा है, इसलिए एक बार और ये केस और ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस में क्या हुआ था कि जो ये महाशय थे, इन्होंने मना कर दिया था कि कोविड-19 की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, ये हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसे सुप्रीम कोर्ट के में पिटीशन में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 का वायलेशन माना। आर्टिकल 21 का क्या माना? वायलेशन माना कि किसी भी व्यक्ति को यदि वैक्सीन नहीं लगवाना है तो राज्यों से बाउंड नहीं कर सकता है वैक्सीन लगवाने के लिए। यदि राज्यों से बाउंड करता है वैक्सीन लगवाने के लिए तो भाई क्या होगा? आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, उसके जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन होगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, हम अगले केस की बात करते हैं। एक और ऐसे ही बहुत अच्छा केस आया 2022 में जिसमें निर्णय दिया गया। वॉइस केस का नाम देखते हैं पहले हम। महेश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला का ये केस था। इसमें क्या हुआ कि वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया। जब वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन बताया। कब? जब उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो आप हमारा वॉइस सैंपल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। महेश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है वो वॉइस सैंपल से रिलेटेड है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 20(3) से। इसके बाद हम आगे देखते हैं थर्ड केस जो आया। थर्ड केस की यदि हम बात करें तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगेंद्र सिंह। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगेंद्र, ये केस बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत फनी है, क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि कंस्ट्रक्शन के लिए, भवन निर्माण के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए यदि आप पत्नी से पैसे मांगते हैं, यदि आप पत्नी से पैसे मांगेंगे तो उसे आईपीसी की धारा 498A क्रूरता माना गया है। यदि आप अपनी ही पत्नी से कंस्ट्रक्शन के लिए पैसों की मांग करते हैं तो उसे भी क्रूरता के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति है जब घर बनाता है तो अपनी पत्नी की हेल्प लेता ही है, लेकिन यहां डिसाइडेड कर दिया गया है कि 498A के अंतर्गत क्रूरता मानी जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है, यदि पेपर में आता है तो भावनाओं में नहीं बहना है कि अरे हमारी पत्नी है, हम ही पैसे नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा। अपन को पैसे वैसे नहीं मांगना है और क्रूरता के अंतर्गत आएगा वो। ठीक है, 498A में ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला केस है, अगले केस में क्या हुआ कि अरुणाचल गाउंडेर वर्सेस पुन्नास्वामी। थोड़े से नाम डिफिकल्ट हैं, लेकिन ध्यान रखना है, यदि आते हैं ओटी में ऑब्जेक्टिव टाइप में तो हमें उसको सही लगाना है। ठीक है, अरुणाचल गाउंडेर वर्सेस पुन्नास्वामी। इस केस में क्या कहा गया कि जो वुमेन्स हैं उनको प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलेगा। क्या डिसाइड किया गया कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं अगले केस की तरफ, तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आरडी शर्मा।
अगला जो पांचवा केस है वो है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आरडी शर्मा। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आरडी शर्मा में क्या कहा गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, पहले सुप्रीम कोर्ट पहले क्या डिसाइड हो गया था कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, लेकिन ओवर रूल कर दिया गया कहां, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आरडी शर्मा के केस में, और कहा गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मैं बता देता हूं आपको कि कौन से केस को ओवर रूल किया था। तो रणधीर सिंह करके एक केस था, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें यह कहा गया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसे ही ओवर रूल करके क्या कह दिया गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये भी जो अगला केस है थोड़ा सा फनी केस है। क्या है, ये महाशय बहुत होशियार बन रहे थे, नोएडा में रहते थे। ये केस ही है नोएडा वर्सेस राम रविंद्र कुमार करके है। ठीक है, राम रविंद्र कुमार सिंघवी करके है। नोएडा वर्सेस, नोएडा का जो फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस राम रविंद्र कुमार सिंघवी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक फ्लैट लिया था। मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन इनका एक प्रॉपर्टी का मामला था। इन्होंने एक फ्लैट लिया कहां, नोएडा में, और इन्होंने क्या किया कि एफिडेविट दिया उसके संबंध में, कोई एफिडेविट दिया। एफिडेविट जब दिया तो एफिडेविट पे इन्होंने क्या दिया कि झूठ बोला था, जबकि शपथ पर जो साक्ष्य दिया जाता है वो आपको इसीलिए दिया जाता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, और इसी के लिए हम साक्ष्य एफिडेविट देते हैं। तो इन महाशय ने क्या किया कि एफिडेविट पर ही झूठ बोल दिया। तो क्या कहा गया कि एफिडेविट पर झूठ बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है, इस केस में बताया गया कि एफिडेविट पर यदि आप झूठ बोलते हो तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय है जो इस वीडियो का अंतिम निर्णय है इस वीडियो का। इसके बाद मैं 2022 के एक और केस स्टडी की वो वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, जिसमें हम और जो भी रिलेवेंट केस हैं 2022 के उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉप 7 में यही केस हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हर व्यक्ति को ये पता होनी चाहिए। अगला केस हम लास्ट केस देखें इस वीडियो का, राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या कहा गया कि राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सीआरपीसी की धारा 173(3) जो जाती है ना पुलिस रिपोर्ट 173(3) में, तो उसे कहा गया कि जो सीआरपीसी की धारा 173(3) की जो रिपोर्ट है वह मौलिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया, 173(3) की जो रिपोर्ट है उसे मौलिक साक्ष्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है हमें, ये सातों केस बहुत नॉर्मल से केस हैं, याद होने चाहिए। और जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, ये केस लॉज में से, लेटेस्ट केस लॉज में से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो हमें ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।